फाइनेंशियल फ्रीडम के 5 ऐसे रूल्स जो हमें कॉलेजेस और स्कूल्स में नहीं सिखाए जाते। जब हमारी एज 30 से 40 साल हो जाती है तब हमें रियलाइज़ होता है काश यह नियम हमें पहले सिखाए जाते, तो मैं पैसों को लेकर के, फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर के आज मैं अचीव कर लेता। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को 20s के एज में देख रहे हो तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, और अगर इससे ज़्यादा भी हो तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को समझने के लिए हम एक स्टोरी का एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको यह वीडियो और अच्छे से समझ में आए। स्टोरी के लिए हम 2 दोस्तों का एग्जाम्पल लेते हैं। एक का नाम राहुल होता है और दूसरे का नाम राजेश होता है। दोनों दोस्त 21 साल की उम्र में कॉलेज को साथ में ही पास आउट करते हैं और दोनों दोस्त की एक जॉब लग जाती है MNC कंपनीज में। जॉब दोनों की ठीक ठाक लगती है, जहाँ पर उनकी सैलरी 30,000 होती है। अब राहुल का ड्रीम था कि मुझे एक अच्छा सा अपार्टमेंट बनवाना है और अपने लिए एक कार लेना है और सोसाइटी वालों को ये भी तो दिखाना है कि मेरे पास एक लग्जरी लाइफ स्टाइल है। तो राहुल इन सारे चक्करों में बहुत ही ज़्यादा रहता था, इसीलिए लोन पर ही सही राहुल इन सारी चीज़ों को अफोर्ड कर लिया। अब वह महीने का 15 से 20,000 रुपया लोन पे कर रहा था इन सारी चीज़ों के ऊपर। जहाँ पर भी राहुल जाता उसे सारे लोग शाबाशी देते और कहते हैं वाह बेटा हो तो राहुल के जैसा, देखो कितनी कम उम्र में इतना सब कुछ हासिल कर लिया। और वहीं दूसरा दोस्त राजेश, उसकी भी सैलरी 30,000 रुपया पर मंथ थी। अब राजेश भी रहने के लिए अपार्टमेंट लिया, लेकिन वह ऐसे लोकेशन पर लिया जहां पर सिटी से थोड़ी दूर पर पड़ता था ताकि उसे सस्ते रेट में मिल जाए। अब राजेश के बहुत बड़े शौक थे नहीं स्टार्टिंग के टाइम पर, इसलिए वह नॉर्मल ज़िंदगी जीता था। लेकिन हाँ, वह अपने खाने के ऊपर बहुत खर्चा करता था क्योंकि राजेश खाने पीने के लिए बहुत ही शौकीन था। अब राजेश फाइनेंस से रिलेटेड बुक पढ़ता रहता था, बहुत सारी वीडियोस को देखता रहता था आपके जैसा। और राजेश को कहीं ना कहीं यह बात पता थी, दूसरों को दिखाने के लिए पैसा खर्च करना गरीब होने का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए राजेश कभी भी लोन और EMI जैसे चीज़ों के पीछे नहीं भागा। और वहीं दूसरी तरफ राहुल, जो कि EMI पर घर लिया हुआ है, कार लिया हुआ, सब चीज़ वो EMI पर करता था। महीने का 20,000 रुपया उसका इधर उधर करके EMI पर, लोन पर, क्रेडिट कार्ड के ऊपर खर्च हो जाता था। स्टार्टिंग टाइम में राहुल को तो बहुत मजा आया इन सारी चीज़ों के ऊपर। अब राहुल और राजेश आपस में मिलते हैं तो राहुल कहने लगा, क्या राजेश तुम भी फुद्दू जैसे ज़िंदगी जी रहे हो, तुम्हें भी अच्छी ज़िंदगी जीना चाहिए, तुम्हें भी लाइफ में अपने मौज मस्ती पार्टी वगैरह सारी चीज़ें करना चाहिए, तुम्हें लोन पर लेकर के EMI पर लेकर के चीज़ों को बनाना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। यही तो ज़िंदगी होती है। ज़िंदगी एक ही बार तो मिलती है, कहाँ बार बार हमें ज़िंदगी नसीब होती है। राजेश इन सारी बातों को समझाते हुए मना करता है राहुल को, लेकिन राहुल नहीं मानता है। बोलता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और जितनी भी EMI जैसी स्कीम्स है ये सब हमें बेवकूफ़ बनाती हैं, आगे चल करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है। लेकिन राहुल राजेश की बात नहीं सुनता है और दोनों में आपस में बहस हो जाती है। अब हम 8 साल दोनों की लाइफ को फॉरवर्ड करते हैं, देखते हैं दोनों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। सबसे पहले हम राहुल की ज़िंदगी में देखते हैं तो राहुल के ऊपर बहुत सारा EMI और लोन का भार चढ़ा हुआ है, जिसके वजह से उसे डेली ऑफिस जाना पड़ता है, डेली जॉब करना पड़ता है। अगर वह जॉब नहीं करता तो EMI का भार इतना ज़्यादा चढ़ गया है उसके ऊपर कि उसको रात को नींद नहीं आती थी। उसको दोस्तों से उधार लेना पड़ता था, उसको रिश्तेदारों से पैसा उधार लेना पड़ता था EMI पे करने के लिए। और ऊपर से राहुल की शादी भी 2 हो गई है, उसके अलग से खर्चे बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से राहुल की ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई है। अब हम राजेश के पास चल करके देखते हैं कि 8 साल बाद राजेश क्या कर रहा है। अब राजेश की ज़िंदगी हम देखते हैं तो पूरी तरह मस्त चल रही है क्योंकि उसके पास पैसों की सेविंग्स है, वह फालतू के खर्चे नहीं करता था, जिसके वजह से उसके पास सेविंग्स है। पैसों को इकट्ठा करके अपने लिए अच्छे से घर बाई कर लिया और वह स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करता था, जहाँ पर उससे अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट हुए हैं। साथ ही साथ वह सेल्फ हेल्प और अच्छी अच्छी वीडियोस का नॉलेज लेता था, जिसकी वजह से वह लाइफ में बहुत डेवलप कर पाया और अपनी हेल्थ और फिटनेस पर भी काम कर पाया। तो ये सारी क्वालिटीज़ आ जाते हैं राजेश के अंदर। तो राजेश कहीं ना कहीं देखा जाए तो हेल्थ, वेल्थ एंड फैमिली चारों तरफ से वह फाइनेंशियली फ्री हो गया था। अब उसे काम नहीं करना पड़ता था, डेली ऑफिस नहीं जाना पड़ता था, फिर भी उसके पास कहीं ना कहीं से पैसे जनरेट हो रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ राहुल की ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई है। राहुल भागते भागते आता है राजेश के पास और पूछता है, भाई तुमने यह सब कैसे किया, मुझे भी बताओ।
मुझे भी इन सारी चीज़ों को अचीव करना है, तुमने किस नियम को फॉलो करके यह सब किया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि 5 ऐसे नियम जिनको फॉलो करके राजेश फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाया, आज इस वीडियो में हम समझते हैं। सो नाउ पॉइंट नंबर 1 आ जाता है लोन ट्रैप। लोन लेना या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लेना, ईएमआई पर सारी चीज़ों को बाई करना, ये सब कहीं ना कहीं एक ट्रैप होता है जो कि हमें फंसाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए ध्यान से समझना। स्टार्टिंग में जब हमारी जॉब लगती है तो बहुत सारी क्रेडिट कार्ड की कंपनीज हमारे पास आती हैं और हमें एक से बढ़ कर के एक क्रेडिट कार्ड ऑफर करना शुरू कर देती हैं और अच्छे अच्छे प्लान्स, अच्छे अच्छे स्कीम बताती हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ क्रेडिट कार्ड ही है, अगर इसको लेने से इतने बेनिफिट है तो हमें क्यों नहीं लेना चाहिए। और हम क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में आकर के फंस जाते हैं और वहीं से हमारी आदत पूरी तरह बदल जाती है। हमें क्रेडिट कार्ड और ईएमआई और लोन जैसे चीज़ों की आदत हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी लाइफ हम ईएमआई क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए गुजार देते हैं और हमारी आदतें ही हमारी ज़िंदगी का निर्माण करती हैं, जिसकी वजह से आगे चल कर के धीरे धीरे आप उस ट्रैप में फंस जाते हो और पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहते हो। कहीं ना कहीं आपने यह बात ज़रूर सुनी होगी कि क्रेडिट कार्ड को बहुत सारे लोग स्पॉन्सर करते हैं, कंपनीज भी स्पॉन्सर करती है, गवर्नमेंट भी स्पॉन्सर करती है और बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो कि इन सारे क्रेडिट कार्ड को स्पॉन्सरशिप करते हैं और उन सारे लोगों का फ़ायदा होता है, जितना ज़्यादा क्रेडिट कार्ड बिकेगा उनको उतना ज़्यादा प्रॉफिट जाएगा। फ़ायदा तो हर किसी को हो रहा है लेकिन लॉस आपका हो रहा है। तो आपको यह बात कहीं ना कहीं समझनी चाहिए कि क्रेडिट कार्ड और लोन और ईएमआई जैसी चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। अगर आपने लोन ले भी लिया है क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड जैसी चीज़ों को, तो सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाइए। उसके बाद सबसे पहले आपको बड़े लोन को पे करना, उसके बाद छोटे लोन को, उसके बाद उस छोटे लोन को। देन आप धीरे धीरे करके अपने लोन को पे कर सकते हो। नाउ पॉइंट नंबर 2 आ जाता है कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा खर्चे हो गए हैं कि पैसों की सेविंग ही नहीं होती। जब तक आप सेविंग नहीं करोगे तब तक आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कहाँ करोगे, तब तक आप अपने लिए प्लानिंग नहीं क्रिएट कर सकते हो, तब तक आप कुछ भी बाई नहीं कर सकते हो। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने खर्चों को कंट्रोल करें और खर्चों को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही अच्छा रूल है जिसका नाम है 70-20-10% बजटिंग रूल। यह बजटिंग का बहुत ही फेमस रूल है और बहुत ही बेहतरीन रूल माना जाता है। देखिए 70% के अंदर आपको अपने घर का सारा खर्च चलाना है और 20% के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और बचा हुआ 10% आपको अपने इंजॉयमेंट या फिर लग्जरी लाइफ के ऊपर खर्च करना है। फिर धीरे धीरे जब आपका इनकम बढ़ने लगता है तो आप इस रूल को चेंज कर सकते हो। आप इस रूल को क्या कर सकते हो, 50-40-10% मनी रूल कर सकते हो। जब आप इस रूल को बदल देते हो तो ज़्यादा वाला अमाउंट आपके पास सेविंग हो जाएगा, जिसकी सहायता से आप ज़्यादा अमाउंट सेव करोगे तो आप ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे। नाउ रूल नंबर 3 आ जाता है स्टॉक मार्केट रिस्की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा रिस्की लगता है, खासकर जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। मिडिल क्लास वाले लोग की सिचुएशन ये है कि वो ऐसे कंपनीज में जाकर के काम कर लेंगे जैसे माइक्रोसॉफ्ट हुआ, एसबीआई हुआ या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये जो सारी कंपनीज है उन्हें इस कंपनीज के अंदर जॉब करना सेफ्टी लगता है, लेकिन इस कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना उन्हें रिस्की लगता है। जबकि इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कंपेयर देन उस कंपनी के अंदर जॉब करना। देखिए जॉब करना अच्छी बात होती है, जब तक आप जॉब नहीं करोगे तब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे, जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप इन्वेस्ट कहाँ करोगे। लेकिन जब बात आ जाती है इन्वेस्टमेंट की तो आप वहाँ से पीछे हट जाते हो। आपको ट्रस्ट होता है तभी वहाँ पर आप जॉब करते हो, अदरवाइज आप वहाँ पर जॉब क्यों करते। तो आपको वहाँ पर जॉब करनी है लेकिन उसके साथ ही साथ उस कंपनीज के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है, बिकॉज आप उस कंपनीज को जानते हो, आप उन सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हो। नाउ मिस्टेक नंबर 4 आ जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आपको अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है तो आपको जॉब करते हुए अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करना है ताकि आपके पैसों में पावर ऑफ कंपाउंडिंग लग सके। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के 2 रूल होते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला, या तो आप ज़्यादा अमाउंट लगा करके इन्वेस्टमेंट करो तब आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज कर सकते हो। दूसरा, या फिर आप ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करो तब आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा अमाउंट लगाते हो कम समय के लिए तो भी आप ज़्यादा बड़ी वेल्थ जनरेट कर सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है तो आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके लॉन्ग टाइम तक लगाना पड़ेगा ताकि आपके पैसों में पावर ऑफ कंपाउंडिंग लग सके।
तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को ज़रूर यूज़ करिए। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस कंपाउंडिंग को 8वां अजूबा कहा है, बिकॉज इस कंपाउंडिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर होती है। नाउ पॉइंट नंबर 5 आ जाता है रिटायरमेंट प्लानिंग। देखिए हमारे यहाँ रिटायरमेंट की बात नहीं होती है। रिटायरमेंट की बात तब होती है जब आपकी एज हो जाती है 40 साल की। अभी के टाइम पर रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास एक डिसेंट अमाउंट होना चाहिए। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप उस चीज़ को खरीद पाओ। अगर आपको काम नहीं पसंद आ रहा है तो आप अपने काम को स्विच कर पाओ, उसका मतलब होता है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी एज ज़्यादा हो गई, आप बुढ़े हो गए तो आप रिटायरमेंट ले रहे हो, वो रिटायरमेंट नहीं होता। रिटायरमेंट का मतलब ये होता है अगर आप कहीं वेकेशन पर जाना चाहो 1 महीने के लिए छुट्टी लेकर के, तो आप जा सकते हो। उसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आप इस चीज़ को अटेन कर सकते हो जब आप बिजनेस कर रहे हो, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जब आपके पैसे अलग अलग एसेट्स में लग रहे हैं, देन आप इन सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे फाइनेंशियल फ्रीडम के 5 रूल्स। इनमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।